वो 10 दिन का कोर्स था। मैंने 15 से लेकर के 25 तारीख तक कोर्स किया है वहाँ पे। और वहाँ जो भी कोर्सेज होते हैं वो 10 दिन के होते हैं, पहली से लेकर के 10 तक और 15 से लेकर के 25 तक। कहीं पे भी कोई भी सेंटर होगा, हर सेंटर में वो कहते हैं बिल्कुल एक साथ सिखाते हैं। आप किसी भी सेंटर में चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं है। बट मैंने बाद में सुना जो लखनऊ के पास एक सेंटर है जहाँ खुद बुद्धा ने काफ़ी टाइम तक मेडिटेशन किया था। तो जनरली आजकल वहाँ पे वो सीनियर लोगों को जिन्होंने 2-3 बार रिपीट कर रखा हो, और वो 1 महीने का होता है। क्योंकि जो इनके क्या हुआ, जो इनके गुरु हैं जिन्होंने ये शुरू किया था, तो उन्होंने कहा कि देखा जाए 3 महीने का कोर्स है, पर 3 महीने कोई नहीं रहता। फिर उन्होंने करते करते 1.5 महीने किया, फिर और करते करते उसको 1 महीने तक किया, फिर वो भी नहीं हुआ तो उन्होंने 10 दिन तक किया, फिर वो भी नहीं हुआ तो 8 दिन तक किया, पर 8 दिन में रिजल्ट नहीं आए। तो फिर उन्होंने फिक्स कर दिया कि हम ये 10 दिन करेंगे। तो पहली से लेकर 10 तक और 15 से लेकर के 25 तक ये करते हैं वो ना। और इनकी अगर आपने बुकिंग करानी हो कहीं भी तो फर्स्ट को खुलता है, आपने बुक करानी है, अगले महीने की बुकिंग होगी। नॉर्मल में खुल जाती है इनकी बुकिंग्स ना। तो अगर किसी ने आप लोगों ने सीखना हो तो करा सकते हैं। मैंने धर्मकोट से किया था, जो धर्मशाला से कोई 6-7 किलोमीटर ऊपर था, काफ़ी हिल्स पे था, तो हिली एरिया था वहाँ पे। और नेचर की ब्यूटी बहुत थी, तो मुझे बहुत शौक था कि पेड़ के नीचे बैठ के थोड़ा मेडिटेशन करूँ। तो वो कहते थे कि हमें बाहर मेडिटेशन नहीं करना, अंदर ही करना है। तो बाहर एक रीज़न और भी था नहीं मेडिटेशन करने का, कि वहाँ पे ना बंदर बहुत घूमते थे। इतने ज़्यादा बंदर घूमते थे कि आपके इधर उधर घूमते रहते थे, पता नहीं चलता था। तो नेचुरली डर लगता था, तो वो कमरे में या हॉल में ही करते थे करने के लिए। अच्छा, अब वहाँ के नियम क्या थे वो मैं बताती हूँ। कि जो भी विपासना वहाँ पे करने जाता है तो फर्स्ट डे और एक फॉर्म भरवाते हैं। उस फॉर्म में वो कहते हैं कि जो जो हमारे रूल रेगुलेशन है आपने फॉलो करने हैं। तो उसमें एक तो रूल ये है कि जो वहाँ का खाना है आपने वही खाना है, अपने पास से कोई खाना नहीं खाना। आपने वहाँ पे बिल्कुल आगे मौन, मतलब बात नहीं करनी है, यहाँ तक कि आई कांटेक्ट भी नहीं करना। तो चूँकि मैं बहुत अकेली गई थी तो मैंने बहुत इंजॉय किया, क्योंकि होता है आप एक दूसरे को जानते हो तो आप देख लेते हो उसने खाना खाया कि नहीं, वो गया कि नहीं, वो बैठा है नहीं सीट पे, है ना। तो कोई भी नहीं था, तो एक चूँकि चंडीगढ़ की थी तो मैंने देखा मेरा फिर भी ध्यान चला जाता, तो मेरी विवो आई है कि नहीं हो जाता ना थोड़ा सा। तो इसलिए अकेले मैंने बहुत इंजॉय किया उसको। बट आप सबको बहुत याद किया मेडिटेशन में कि मैं वहाँ जाके ये बताऊँगी, तो आप सब वहाँ पे प्रेजेंट थे, ठीक है। अच्छा, अब उसमें आर्य मौन में ये होता है कि आपने बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी इशारा भी नहीं करना। लेकिन अब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे सेवकाएँ हैं। लेडीज़ अलग रहती है, जेंट्स अलग रहते हैं, उनका खाना पीना सब कुछ अलग है, जेंट्स का अलग है। लेकिन हस्बैंड वाइफ भी होंगे तो वो मिल नहीं सकते हैं, तो इनको भी एक्सपीरियंस है। फिर उसमें ये है कि आपको बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ कर देते हैं, मतलब कि आपका मोबाइल लॉकर में रखवा लेते हैं, आपका कोई मनी वगैरह वो लॉकर में रखवा लेते हैं, आपने कोई खाने पीने का सामान है आप वो भी रख सकते हो। तो मेरे पास थोड़ा सा सामान था, तो उन्होंने कहा आप रख दो इसको। तो मैंने सोचा नहीं, मन में सोचा कि इतना भी हमें वो अपनी विल पावर नहीं है कि हमारे को सामने खाना पड़ा और हम खा लें उसको, नहीं, लोग इतना संयम नहीं है कि नहीं खाएं। मैंने टेस्ट है नहीं रख दिया मैंने। उसका एक फ़ायदा जरूर है उन काम के बारे में कि रखने का, तो वो मैंने अपने पास रखा, लेकिन मैंने बिल्कुल कुछ भी नहीं उसमें से खाया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कोई मैगज़ीन भी नहीं पढ़नी है, कोई आपने नोट्स नहीं बनाने हैं, कुछ लिखना नहीं है। तो जैसे बड़ा मन करता था उनके वीडियो सुनने के बाद यार इसके नोट्स बना लें, लिखिए, पर वो कहते हैं नहीं, कुछ भी नहीं करना एक्सेप्ट मेडिटेशन। तो अब हमारी वहाँ पे कोई, अब एक फॉर्म में एक लाइन थी जिसके बारे में इनकी फ्रेंड को बहुत कन्फ्यूज़न हुआ। वो था, उसमें लिखा था क्या आप रेकी जानते हैं? तो आपने रेकी नहीं करनी, यहाँ पे नहीं करनी कोई और माला जब मंत्र नहीं करना। मतलब जैसे हम लोगों में से कई होंगे जो माला जपते हैं, 10 दिन 3 पाठ करते हैं, ये करते हैं, तो वो सब भी उन्होंने कुछ नहीं करना। पर ये नहीं है कि खाली आज के मतलब 10 दिन तक नहीं करना, उसके बाद आप जाओ, उसके बाद आपकी जो मर्जी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इनकी फ्रेंड को ये कन्फ्यूज़न हुआ कि इसके बाद हमें रेकी नहीं करनी, लेकिन वो 10 दिन तक बोलते हैं हमें कोई कर्मकांड नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हम कह रहे हैं वो आपने करना है। बट उसको तो बोला था वो फिर होता है ना जो सेविकाएँ होती है ना, आधी चीज़ समझती हैं। उसमें मैं बुक लाई हूँ, इस बुक में उन्होंने लिखा है कि अब आप आज़ाद हो, आप कुछ भी कर सकते, मैं आपको पढ़ाऊँगी। नहीं, तब से वो रेखी नहीं होती। नहीं, मैं आपको बुक दिखाऊंगी इसके ना।
ये बुक है, इसके अंदर पीछे को लिखा है लास्ट में, ठीक है, लिखा है। अब हमारा वहाँ पे क्या टाइम टेबल होता था, तो सुबह वो 4 बजे 1 घंटा बजता था कि आपने उठ जाना है। 4 से लेकर के 4:30 तक आपने वॉशरूम जाना है, ब्रश करना, जो भी कुछ करना करो। 4:30 बजे घंटी बजती रहती थी, आपने हॉल में सबने पहुँचना है। उधर जेंट्स बैठते थे, इधर हम बैठते थे, हॉल एक काउंटर। तो वहाँ 10:30 से लेकर के 6:30 तक हमने मेडिटेशन करनी है। वो एक दिन पहले बता देते थे, वो इनका जी की वीडियोस चलती थी, ऑडियो चलती थी कि आपने किस तरह की मेडिटेशन करनी है, ठीक है। तो वो मेडिटेशन करते आपने वो पूरा एकदम कोशिश यही रहती थी एक ही पोस्चर में बैठ के आप वो मेडिटेशन करते रहो। तो जितनी हमारी कोशिश उतनी करते रहते थे। 6:30 से लेकर के 7:30 तक उनका ब्रेकफास्ट टाइम होता था और 8 बजे तक भी कहते थे आप नहा धो लो, जिसने नहीं नहाया है सब। तो फर्स्ट डे तो मैंने बाद में नहाया, तो मैं लेट पहुँची नाश्ते में। तो अब उन्होंने मेरे को एक स्लिप लिख के दिया कि आप 7:30 से पहले नाश्ते में आ जाना है। मैं पहुँच गई थी 7:15, लेकिन तब तक काफ़ी लोग खा के जा चुके थे। तो मैंने सोचा कि क्योंकि होता है ना खाना नाश्ता करने के बाद नहाने का मन नहीं करता, तो मैंने अपना 3:30 का अलार्म लगाती थी। नहा धो के 4 बजे जब उनका पहला घंटा होता है मैं ऑलरेडी तैयार होती। तो उसके बाद मुझे नहाने की कोई टेंशन नहीं। कपड़े धोने का वहाँ सिस्टम ये था कि पहले दिन आपसे पैसे ले लेंगे, आपके जो भी कपड़े थैला आपको दिया जाता था उसमें आप अपने पहले कपड़े दे दो, अगले दिन धुल के आ जाते थे। तो वो टेंशन रहती नहीं थी कि आपने ये सब काम नहीं करना। फिर उसके बाद आपका नाश्ता, नाश्ते में सब पूछते थे क्या खाते थे। तो नाश्ते में या तो दलिया या कॉर्नफ्लेक्स होता था, दूध चाय होती थी, नींबू पानी, काली चाय जो है वो भी मिलती थी। फिर उसके बाद आपका ब्रेड टोस्ट या इसमें किसी दिन इडली, किसी दिन ढोकला, किसी दिन ये सारी चीज़ें होती थी। और एक फ्रूट जरूर होता था, या अच्छा ब्रेकफास्ट होता था ये आपका। फिर 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक हमारा मेन कोर्स होता था, जिसमें कि वो समझाते थे कि आपने क्या करना है। तो वो हमने करना था। तो 3 टाइम होता था, 8 से 9, 2:30 से 3:30 और 7 से 8। तो इस टाइम पे सबने वहाँ पे जाना होता है। अदरवाइज जो बाकी मेडिटेशन आप अपने रूम में भी कर सकते हो, पर जो एनर्जी हॉल में लगती थी मुझे वो घर में नहीं लगती। मैंने सिंगल सीटेड रूम लिया था, तो मुझे लगता था वहीं पे करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा लंच होता था 11 बजे। 11 बजे लंच में प्रॉपर देते थे दाल, फुल्का, चावल, सब्जी एक और सलाद, कभी 2 एक बार स्वीट डिश भी होती थी, जितना मर्जी आप खाओ। फिर उसके बाद शाम की चाय जो होती थी, हाँ, फिर उसके 11 से लेकर 1 बजे तक रेस्ट होती थी। 1 बजे से लेकर के आपका 2 बजे तक होता था, तो ब्रेक देते थे हल्की सी, आपने मेडिटेशन करनी है, चाहे आप रूम में करो चाहे वहाँ। 2:30 से लेकर 3:30 तक आपने वही मेडिटेशन करनी होती थी, और वो विपाशना मेडिटेशन जिसको बोलते थे वो करनी होती थी। और उसके बाद आपकी 5:30 तक बाकी मेडिटेशन चलती रहती थी। फिर इवनिंग टी और डिनर इकट्ठा होता था, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होता था। उसमें सिर्फ फुलियाँ मिलती, आपको भी यही मिलता था, सिर्फ फुलियाँ मिलती थी और एक फ्रूट मिलता था, चाय दूध मिलती थी और एक बिस्किट या 2 रस, ये आप कितना भी ले सकते हो। तो मैंने देखा लोग लड़कियाँ यंग बच्चे थे प्लेट भर के फुलियाँ ही खा रहे होते थे, कुछ मिलना नहीं है, ये हमारा डिनर होता था। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे 2 दिन के बाद फुल्का मैं नहीं खा पाती थी, मुझे लगता था ऊपर आ जाएगा। सिर्फ इतने से चावल और बाकी थोड़ा जितना लेती थी सोचती थोड़ा ले लूँ, दोबारा लूँगी, दोबारा की नौबत नहीं आती थी। और इसका रीज़न क्या था कि मैंने मौन रखा। जब लास्ट दिन मैंने मौन तोड़ा तो उस दिन शाम को मुझे भूख लगी रात को। तो ये मौन में बड़ी मुझे ये जो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लगा कि 10 दिन के मौन में हमारी इतनी शक्ति बढ़ सकती है। फिर इसके बाद हमारा जो शाम का टाइम होता था, हमारा 5:30 से लेकर के 6 बजे तक वो मेडिटेशन का होता था। उसके 7 से 8 गोयनका जी की वीडियो दिखाई जाती थी, जो मेरे पास हैं। उसके बाद मैं आज के लेक्चर के बाद आप लोगों को 2 भेज दूँगी, आप लोग भी सुनना, पर रोज़ का एक लेक्चर सुनना, 1.5 घंटे का होता है। कॉपी पेन लेके बैठना, और हिंदी में थोड़ा क्लिष्ट हिंदी है उनकी, और इंग्लिश में भी है, तो दोनों करके भी आप सुन सकते हो कि क्या है। तो उसमें आपको पॉइंट्स मिलते चले जाएंगे, जो मैं शॉर्ट में आज आपको बता दूँगी। तो आपका एक रिहर्सल सी हो जाएगी, मैं एक चखा दूँगी टेस्ट उसका, है ना। और उनकी वीडियो होती थी और बहुत अच्छी लगती, मुझे बेस्ट टाइम वो लगता था। तो ये तो बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे हैं, और काश मेरे पास पेन वैन होता तो वो करते, पर वो नहीं कर सकते। उसके बाद 9:15 छुट्टी हो जाती थी, और 10 बजे तक लाइट ऑफ कर देनी थी। एक बहुत इंटरेस्टिंग, जो मैं पहली बार बहुत जोर से डरी थी कि फर्स्ट डे था और मैं सो गई थी 10 बजे के बाद, लगभग 11 बजे के बाद बिल्कुल फिल्मी ड्रामनी पिक्चर स्टाइल में चीख निकली। कोई फॉरनर थी, 12-13 लड़कियाँ, उनमें से एक बड़ी जोर से चीखी,
और मेरी आँख खुलती मुझे वो लगा काले काले बाल होंगे, सफेद ड्रेस पहनी होगी, और मैं लिटरली डर गई। मैंने कहा बाहर नहीं जाऊँगी, पता है क्योंकि जंगल था, सारा कुछ था। सुबह तक भूल चुकी थी। उसके बाद दूसरे दिन कुछ हुआ, तीसरे दिन फिर एक चीख सुनाई दी कि ये क्या, फिर उसका शोर सुनाई दिया, पता चला वहाँ बिच्छू निकला था। तो क्योंकि वहाँ एरिया ऐसा था, मकड़ी, बिच्छू, कान खजूरा और बंदर तो ऐसे ऐसे घूमते थे क्योंकि जंगल था। तो मैंने सोचा आप लोग को बोलूँगी होशियार हो कर लेना। तो वो मैम बोले थे कि काटते नहीं हैं बिच्छू ना। अच्छा, अब उसमें क्या कहते हैं, जो हमने 10 दिन का क्या क्या किया रोज का, वो मैं बताती हूँ। तो हमने सबसे पहले दिन उन्होंने हमें सारा बताया कि हम क्या कराएंगे क्या नहीं। तो फर्स्ट डे उन्होंने हमें बोला कि नाक के, आज मैं मेडिटेशन कराऊंगी क्योंकि आप सब करते हो, इसलिए मुझे लगा लास्ट तक का मेडिटेशन करा दूँगी। तो पहला मेडिटेशन क्या था, ये ट्राइंगल करना है, यहाँ से लेकर के ये वाला, और सिर्फ सांसों पे ध्यान देना, किसी चीज़ पे नहीं देना, कोई मंत्र जाप नहीं करना। जैसे हम बोलते हैं ना सो हम या कोई ओम, कुछ नहीं करना, कोई विजुअलाइजेशन नहीं करनी। मतलब कि हमने अपने जो 5 सेंस ऑर्गन है उनका इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सांसों पे ध्यान देना। सांसों पे ध्यान देना। फर्स्ट डे हमने ये पूरा ट्राइंगल पे देते हैं। अब जब सांस लेनी है तो उन्होंने बोला कि अब करना क्या है उसमें। सांस लेते हैं सोने कौन से नॉस्ट्रिल से निकल रही है, राइट से निकल रही है कि लेफ्ट से निकल रही है या दोनों से निकल रही है, कितनी तेज़ निकल रही है, फिर उसमें सेंसेशन हो रही है कि नहीं, खारिश तो नहीं हो रही, कुछ चिपचिपापन तो नहीं लग रहा, ठंडक तो नहीं लग रही है। मतलब आप उसकी डीप रूटेड उस मेडिटेशन में घुस जाओगे और आपको इधर उधर का कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये पूरा 1-1.5 दिन प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे कि आपका बैठने का कंट्रोल हो प्लस ब्रीदिंग का कंट्रोल हो, आप उसको समझ सको कि क्या होती है ब्रीदिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो था सिर्फ इस पॉइंट पे सांस पे ध्यान देना। अभी तक हमने ट्राइंगल मतलब जो मूंछ है और यहाँ सेंटर वाला हिस्सा है, सिर्फ इतने हिस्से पे सांस को आती और जाती। डॉक्टर मैंने उस टाइम आपको याद किया, मैंने कहा डॉक्टर अभी सांस के लिए बोलते हैं तो वो ही याद। तो पीछे पीछे चलिए लास्ट में। ठीक है, 2 दिन हमने, पहले दिन हमने ट्राइंगल किया, दूसरे दिन हमने ये इस पे करते चले गए। मतलब 1.5 दिन हमारा इसमें, 2.5 दिन समझो इसमें निकल गए कि आपने उसका कंट्रोल करना है। तो नॉर्मल में ये होता है कि हमें नहीं फीलिंग होते हैं, सेंसेशन कैसी हो, तो आप एक बहुत छोटी चीज़ को समझना शुरू हो गए कि सेंसेशन क्या होती है, तो इसकी वाइब्रेशन कैसे जा रही है, खारिश तो नहीं हो रही, इचिंग तो नहीं हो रही, ट्रायंगल नोज नहीं नोज यहाँ मूंछों वाली जगह है ना, ये लिप्स, अपर लिप से लेकर के यहाँ और यहाँ, ये ट्राइंगल बन गया ना। ठीक है, फिर नीचे का, फिर नेक्स्ट लाइन सिर्फ नीचे का, इस पॉइंट पे आपने देखना, सांस यहीं से निकल रही है जा रही है ना, तो गर्म जा रही है कि ठंडी जा रही है, तेज है। अब कभी कभी किसी का नहीं ध्यान लगता था, ध्यान हट गया, जैसे अब यहाँ पे हो सकता है ध्यान तो हटे, तो वो बोलते थे कि गहरे सांस लो, फिर नॉर्मल पे आ जाओ। वो हमेशा बोलते हैं कि आपने अगर और कुछ नहीं कर सकते, सांस तो सब कोई लेते ही लेते हैं, तो जब भी टाइम मिले, कार में बैठे हो, आप कोई घर में बैठे हो, खाना बना रहे हो, सांसों पे ध्यान। कहते जब अगर आपने सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दिया, आपकी जो प्रॉब्लम है, हमारी कंसंट्रेशन नहीं होती, हमारी मेमोरी लॉस होती है, तो आपकी ये सारी चीज़ें फोकस, क्योंकि आपको एक चीज़ फोकस करनी आ जाएगी, और जब हम फोकस करके ये सब चीज़ें करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई भी नेचुरल चली जाएगी। तो डॉक्टर साहब ये क्या बताते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट को यही बताते हैं ना कि डीप ब्रीदिंग लो, पेट तक सांस जाए, बाहर निकले, तो वही चीज़ें थी। अब बस उसमें क्या था, कॉन्शियसली सांस लेना, ध्यानपूर्वक सांस लेना। हम ले रहे हैं सारे शरीर, हमें पता है हम सांस ले रहे हैं, लेकिन जब हम ध्यानपूर्वक सांस लेते हैं ना, तो आप सब जगह से हट के एक सांसों की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने उसके बाद शुरू क्या किया, अब अपनी बॉडी, वो कहते हैं कि आज तक हम बाहर की दुनिया में रहे, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, उसे क्या कपड़े पहने हैं, अब सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश बन जाओ, अपनी दुनिया में आ जाओ। विपासना का मतलब ही ये होता है कि ध्यानपूर्वक अपने को देखना, अपने अंदर तक देखना, ये है विपासना का मतलब।
तो वो कहते हैं कि आपने सिर्फ अपने आप को देखना है, आपकी सांस जा रही है, कहाँ जा रही है ये, ठीक है। तो आप धीरे धीरे आप उसको स्टेप्स को बढ़ा सकते हो कि सांस जा रही है, अंदर तक जा रही है, कहाँ तक पहुँची, फिर वापस आ गई, फिर निकली। तो ये चीज़ों को करना। थर्ड डे उन्होंने कहा आज से तुम्हारी विपासना का कोर्स शुरू होता है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि अब सेंसेशन शुरू करो। सेंसेशन मतलब थोड़ी देर के लिए आप फील करो कि आपको कहीं खारिश हो रही है, इरिटेशन हो रही है, ठंडा लग रहा है, अपनी बॉडी में 2 मिनट के लिए ध्यान करो। किसी को हो रहा है, किसी भी एक पार्ट हो रहा है। इसी सेंसेशन को जो है इसको महसूस करना है हमें अपनी बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो थर्ड जो विपासना है वो यही है कि आपके ऊपर लाइट आ रही है और आपने अपने क्राउन चक्रा से, है ना, वो क्राउन चक्रा नहीं बोलते थे, वो चक्रा वाली कोई बात नहीं थी, तो आपके सिर के ऊपर आ रही है और आप उस सेंसेशन को महसूस करो। खारिश हो रही है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है। फिर एक स्टेप नीचे आओ, माथे पे आओ, फिर कानों पे आए, फिर फेस पे आए, आँखों पे आए, नाक पे आए, लिप्स पे आए, गर्दन पे आए, बैक पे आए, फिर धीरे धीरे आप एक शोल्डर पे आए, शोल्डर की एक एक करते चले गए, फिर बहुत धीरे धीरे आना है, मतलब इतने पार्ट में आना है। आपको सेंसेशन अगर ओपन पार्ट है आपको तो यहाँ पे फील हो रही होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रही। कई लोग बोलते थे हमें तो नहीं हो रही, जो नए होते थे ना उनको नहीं हो रही होती थी, तो कहते ये फीलिंग लो कि अपने जो कपड़े का टच है वो कैसा लग रहा है। तो आपको मतलब कि आपने बॉडी की स्किन को, सेंस ऑर्गन को इतना एक्टिवेट कर दिया कि वो आपको महसूस कर सके। मतलब देखिए आप सॉफ्ट से बॉडी हो गए हो कि आपको पता चलेगा ये बंदा कैसा है ना, पावर आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो उस सेंसेशन को आपने महसूस करना है। पहले दिन उन्होंने पूरी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर से लेकर के एक एक अंग तक नीचे तक ला दिया। ये उन्होंने पूरा 1 दिन 1.5 दिन प्रैक्टिस करा। उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़े, ऊपर से लेके वो नीचे तक पहुँचते चले गए, पैरों तक लेके गए, फिर पैरों से वापस लेके आए, एक एक अंग से होते हुए उसको वापस लेते चले गए। और हर अंग में रुकना है, मतलब ये नहीं कि फटाफट 2 मिनट किया। और जो लोग करते हैं उनको तो फटाफट पता चले, जो नहीं करते पहली बार कर रहे हैं उनको नहीं। 1 घंटा लगता था इस चीज़ को, 1 आवर कहने की बात होती है, नहीं 1 घंटा कैसे करेंगे, लेकिन अगर आप एक एक करो तो हमारा आधा घंटा लग ही जाता है, ठीक है। तो उसको महसूस करना, यानी आपने अपनी बॉडी को पार्ट को महसूस करते चले गए। फिर इसी तरंगों को महसूस करते करते हमने पूरी बॉडी को तरंगों को महसूस किया। अभी तरंगे कैसे महसूस होती है, हमारी बॉडी का सबसे लास्ट पार्ट कौन सा है, सेल, ठीक है। सेल छोटा सा पार्ट, उस सेल को महसूस करना है, हर बॉडी के एक एक सेल को महसूस करना है। अब जो एक एक सेल बना हुआ है वो 5 एलिमेंट या 5 महाभूतों का बना हुआ है। हम अगर एनाटॉमिकली देखें, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लास्ट, है ना, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया, सारा कुछ हम एनाटॉमिकली देखते हैं जो हम बायोलॉजिकल साइंस में करते हैं। लेकिन अगर अपने स्पिरिचुअल साइंस में चले जाए ना तो हर चीज़ 5 एलिमेंट की बनी हुई है। 5 एलिमेंट कौन कौन से बताओ? नेचुरोपैथी के कौन से? ईथर, आगे ईथर, फायर, चल के पास एयर, फिर फायर, फिर वाटर, फिर अर्थ, ठीक है। अब अगर मैंने मतलब ये मेरे अपने दिमाग की वजह पता नहीं सही है पर मुझे ठीक लगती है। अब अर्थ एलिमेंट कौन सा हो गया, जो हैवी है ना, जो सॉलिड है। तो हमारी सेल के अंदर सबसे हैवी चीज़ क्या है, मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, वो अर्थ एलिमेंट की बनी हुई है। उनके बीच में क्या बना हुआ है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, लिक्विड यानी जल तत्व हो गया। अब हमारे एक सेल के अंदर जो सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर करता है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो उसका अग्नि तत्व फायर हो गया। फिर उसमें वैक्यूल्स होते हैं, खाली होल, वो एयर। और फिर जो भी चीज़ कैरी फॉरवर्ड, जो भी चीज़ को किसी चीज़ को लेके जाने वाला है वो हमारा एयर एलिमेंट हो गया। अब जो 2 सेल के बीच का स्पेस है, जहाँ पे भी स्पेस है, वो हमारा कौन सा हो गया, अर्थ, ईथर, है ना, आकाश तत्व, ठीक है, आकाश तत्व। अब इनकी हर एक की 5 तन मात्राएं होती है। तन मात्राएं मतलब सेंस ऑर्गन, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, स्किन वगैरह, है ना। आकाश की तन मात्रा कौन सी होती है, सुनना से सुनना, तो हमने गंध, ठीक है। वायु की क्या होती है, स्किन, क्या हो गया तन मात्रा के स्पर्श, ठीक है। अग्नि का क्या हो गया, रूप, हमने देखा आंखों से, है ना। और जल का क्या हो गया, रस, टेस्ट किया। और पृथ्वी तत्व क्या हो गया, गंध, ठीक है। तो 5 सेंस ऑर्गन, उनकी 5 तन मात्रा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विपासना के लिए कि आपने हर चीज़ को तरंग में महसूस किया। अब हमें लग रहा है हम सब सॉलिड है, लग रहा है ना सॉलिड है,
लेकिन अगर हम और डीप रूटेड बहुत ब्रीक से ध्यान से देखते जाएं, हम एक एक सेल के बने हुए और ध्यान से देखते चले जाएं, बिल्कुल एक एक सेल के अंदर हम वो 5 एलिमेंट आ गए। फिर हम देखते हैं तरंग है, हम सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं, पर चूंकि हम पास पास है इसलिए हम सॉलिड नजर आ रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल जैसे पानी है, पानी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, आपको लिक्विड लगता है, लेकिन जब वो आइस में बन जाता है तो सॉलिड हो जाता है, मतलब वो पास पास आ गया, ठीक है। और जब वही पानी अगर वाष्प में उड़ जाता है तो वो एयर में बन जाता है। तो तीनों स्टेजेस है ना। तो हम जो रेकी करते हैं या हम जो भी मेडिटेशन करते हैं, जो भी हम तरंग भेजते हैं, ये हमारी तरंगे हैं। एक तरंग दूसरी तरंग से मिल जाती है। हम जो टेलीपैथी करते हैं वो भी एक तरंग यहाँ से करते हैं। अब इस तरंगों को ही विपासना में महसूस करना है। जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं विपासना में, तो हमने क्या कि एक एक बॉडी के एक एक उसको किया, तो जो सेंसेशन है वो महसूस करनी है। आपके जो बॉडी का सॉलिड पार्ट होगा तो वहाँ पे सेंसेशन कम होगी, जहाँ लिक्विड होगा वहाँ ज़्यादा होगी। अब मान लो 1 मिनट के लिए मैंने ज़रा मेडिकली उसको थोड़ा सा सोचना शुरू किया कि मान लो हम बीमार पड़ गए, हमारे कहीं फाइब्रॉइड है, कहीं पे वहाँ सॉलिड पार्ट है, वहाँ सेंसेशन नहीं महसूस होगी, ठीक है। तो मे बी कि ये वहाँ पे नहीं सिखाया था, ये मेरी खुराफात है दिमाग की। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम एनाटॉमी वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा आयुर्वेद है, तो वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग हम इस चीज़ को धीरे धीरे अगर जाए डीप रूटेड तो हम इस चीज़ को समझना शुरू कर सकते हैं। अगर हमारी विपासना की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए तो हम बॉडी को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे ये वाला पोर्शन उसका बहुत अच्छा लगा। ये तो हमारा मेन विपासना में हमने क्या क्या करना था, क्या करना है। तो विपासना वैसे है क्या, शॉर्ट में बताती हूँ कि विपासना एक वो चीज़ है जो हम किसी को अंदर भीतर तक जाकर के देखने को विपासना कहते हैं। अब हमने सिर्फ अपने बारे में सोचना है, किसी के बारे में यहाँ पे हमने नहीं सोचना कि वो क्या कर रहा है, उसको क्या हो गया, सिर्फ हमें क्या हो गया, हमारे में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई वो देखना है। दूसरी बात, विपासना कोई धर्म नहीं है, जैसे रेकी कोई धर्म नहीं है, हर धर्म का व्यक्ति सीख सकता है। हिंदू मुसलमान धर्म को हमने उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि हमने धर्म को इतने, हर धर्म अच्छा है लेकिन हर धर्म को हमने बिगाड़ दिया है। तो जो उनके जो ठेकेदार बने हुए ना, वो कि मेरा धर्म है और ये करना, ये तूने क्या कर दिया, तेरे को तो माला ऐसे बोली थी, तेरे को तो नमाज ऐसे बोला था, तेरे को तो पाठ करना ऐसे बोला था। वो जो बिगाड़ आया है ना, वो धर्म नहीं है। धर्म क्या है, जो दूसरों को दुख ना दे। क्या किसी धर्म में लिखा है कि उसको मार दो, उस धर्म का व्यक्ति उसको मार दो, किसी भी धर्म में नहीं लिखा। लेकिन जो ठेकेदार बने हुए ना, वो सब ये काम करते हैं। तो विपासना को वो कहते हैं बिल्कुल धर्म से अलग रखो इसको। ये नहीं कि हमने विपासना सीखी है जी हम ऐसा करेंगे फिर तुम ही अपना धर्म बना के बैठ जाओ, तो वो नहीं करना, ठीक है। अच्छा, धर्म कभी हमें कायरता नहीं सिखाता, हमें हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। नहीं, हम डरते हैं, क्या डरते हैं, 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, मेरा ये वाला काम पूरा कर दो, मैं इतना सुखना सुखी है, ये कर दो। तो ये हम क्या कहते हैं, रिश्वत दे रहे हैं भगवान को, तो हम कायर बन रहे हैं ना, हम दूसरे को कर रहे हैं। विपासना और रेकी में हम ये कहते हैं अपनी शक्तियों को बढ़ाओ। आप में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। अगर आप अपने अंदर जाते जाओगे तो एक पॉइंट ऑफ लाइट बचेगा। तो ईश्वर भी क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट है। तो अपनी अगर हम शक्तियों को बढ़ाएंगे तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को कमज़ोर मत महसूस करो। अब मान लो किसी ने आपको निंदा की, गाली दी, कुछ करा, तो हम क्या करते हैं, उसने मुझे ऐसे कहा था, मैं उसको देख लूँगी, अब पता चलेगा, हम चलते रहते हैं, एक दूसरे को बोलते चले जाते हैं। तो हमने अंदर अपने अंदर ही अवगुण पैदा किए ना। हम 2 तरह से काम करते हैं, एक होता है स्थूल रूप से और दूसरा होता है सूक्ष्म रूप से। स्थूल रूप क्या होता है कि जो हम सांसों की धड़कनों को महसूस करते हैं अंदर, तो ये स्थूल हमें दिख रहा है। और सूक्ष्म रूप क्या है, शरीर में कहीं ना कहीं संवेदना पैदा हो गई। अब मान लो आपको गुस्सा आया, किसी को भी गुस्सा आता है तो सबसे पहले बताओ क्या होता है, ब्रीदिंग बढ़ जाती है, सांसों पे इफेक्ट आएगा, फिर शरीर गर्म होने लग जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, बॉडी होती, तो दोनों काम करने लगे ना। अब आपको गुस्सा आ रहा है, आप लोग पानी पी लो, उल्टी गिनती कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं करो, सिर्फ सांसों पे ध्यान देना शुरू करो। सांस कंट्रोल में आएगी, धीरे धीरे आपका वो चीज़ कंट्रोल हो जाएगा। ये विपासना का मूल मंत्र है कि आपको किसी ने भी कुछ कहा तो आप उन सांसों को ध्यान, आपको बीमारी, रोग लगा के, आप रोग लगते हुए सांसों पे ध्यान दो कि मुझे ये रोग लगा, जो मेडिटेशन में करते हैं, रोग लगा और हमने ये सोचा कि ये मेरी बीमारी है, इसको मैं कैसे दूर करूँ। तो जब हम विपासना या सांसों पे ध्यान देते थे, अपने अंदर जाते हैं, तो जिनकी बहुत गहराई तक पहुँच जाते हैं, वो अपने आप को बिल्कुल शरीर को ना, ये हड्डी भी नहीं है,
सेल है, वहाँ तक डीप रूटेड पहुँच जाते हैं। जो पुराने ज़माने में आयुर्वेद के नवस दे के बताते थे, आज मैं सोचती हूँ कि वो यही विपासना करते थे। मतलब ध्यान, नाम है विपासना, मतलब कि वो ध्यान करते थे, वो पल्स में हाथ रखते थे, ये बताते थे तुमने कल ये खाया था, तुम्हारे को ये, तुम्हारे कोई स्कैन करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो खाली ऐसे नहीं करते थे, वो ध्यान भी करते थे। उनके लिए एक पूजा थी एक मरीज को देखना, ठीक है ना। लेकिन आजकल तो नंबर देख के हम क्या बताते हैं, पल्स रेट इतना हो गया, ज़्यादा हम वातपित्त का बता देते हैं, अदरवाइज इतना डीप रूटेड नहीं जा पाते हैं, ठीक है। इसमें आपको काउंटर का एक्सपीरियंस मेरी मदर-इन-लॉ का भी मान तो ऐसे ही जस्ट हाथ से ज्वाइन किया टांग को और छोड़ने लगा। कौन है? क्या उसके हाथ में है? वैसे ये कि अदरवाइज 6 हफ्ते वाला हाँ, पर आप देखिए ना ठीक है। नहीं, पर इसलिए लगाते हैं ये ब्लॉकिंग नहीं है जो मीरा जी मैंने सबको देखा, उसको 2 दिन में ठीक नहीं होता। कौन है? हमारा तो कल सामने हुआ है। मालिक? जस्ट वो ना टूटा नहीं, कुछ वो टूट जाता है जो आप बॉडी में क्या बोला? क्रैक भी जोड़ता है। नहीं, ये लोगी वालों ने तो मेरे आप हमारे उनके पैसा को बचाया। अच्छा, अब हमारे रोग का कारण क्या है? ठीक है, हमारे रोग का कारण क्या है? हम चिंता करते रहते हैं, वरी करते रहते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है, ठीक है। अब मान लो किसी ने क्रोध किया, किसी को गुस्सा आया, वो उसने मेरी ननद में ना मैंने आया क्या से, या किसी की पड़ोसी के साथ लड़ाई होती है, तो पहला स्टेप क्या आता है? हमने सोचा और फिर हमें गुस्सा आया। दूसरा स्टेप क्या है? मैंने गाली दी उसको, बुरा भला कहा, ऊँचा बोला। तीसरा स्टेप आता है लगा दिया, और स्टेप आया गोली मार दी। तो हमें क्या लगता है सजा किसकी मिलनी चाहिए? गोली मारने की, या थप्पड़ मारने की, या गाली देने की। हम कभी ये नहीं सोचते कि जो पहला रूट कॉज क्या था हमारा, कि हमने वो जो सोचा उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा बॉडी के ऊपर भी पड़ेगा। और आपने एक बार नहीं, एक बार तो गोल मार दिया, गाली दे, जो भी है, जो 10 बार रिपीट करते हो, तो वो जो सोच को आप अपने अंदर डालते हो ना, वो सब हमारी बीमारी का कारण है। हम जो नेगेटिव सोचते रहते हैं, उसने ये कहा, उसने कहा, तो आज से सारे प्रॉमिस करो कोई किसी की निंदा चुगली नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, वही नोट करूँगी मैं। ठीक है, तो अब जैसे अब हमने कोई भी कर्म किया, मान लो हमने किसी को गुस्से में आके चाकू मार दिया, उसको सजा होगी। लेकिन अगर डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो उसको सजा होती है नहीं ना। ऐसे ही माँ के मारती है या दूसरे कहती है तो गधा है, तो ये है, तो कुछ नहीं है, लेकिन दूसरे को ही गाली देगी तो गड़बड़ होगी ना। तो भाव कैसे हैं, तो सोच के संग हम किस भावना से करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने किस भावना से उसको ये कर्म किया। तो अपने कर्म, सोचने वाले कर्म सूक्ष्म, या आप क्या सोच रहे हो। तो मेडिटेशन करते हुए अपनी बात को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि हमने आज सारे दिन में क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, अगले दिन मैं ये नहीं करूँगा। तो आप डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव करते चले जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आप धीरे धीरे अपने कर्मों को सुधारते चले जाओगे। तो आज आप जो बीज बोओगे वही आपको कल फल मिलेगा, तो सभी को पता है। नई चीज़ वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन एक अच्छा लगा मुझे कि सिस्टमैटिक ये सारा कुछ सीखा। अब हम कोई भी योग करते हैं, आजकल सबसे ज़्यादा योगा के ऊपर बहुत हमारे योगा आचार्य जी बैठे हुए हैं कि योग करना चाहिए। क्या योग से सारे ठीक हो जाते हैं? आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया, क्या सारे ठीक हो जाते हैं? क्या इन्होंने योग वालों से पूछो, यम नियम पे कभी जोर दिया? क्या होते हैं 5 यम नियम, बताना मुझे। यही दिया है कि यंगस्टर योगा सिखाते हैं, उससे एक्सरसाइज में हाँ। करते हैं। वो 4 दिन योगा सीख के वो कहते हैं कि एक्सरसाइज को योगा मान लेते हैं और योगा को एक्सरसाइज। वहाँ पे यही मैसेज दिया कि आप अपने लाइफ स्टाइल में पहले यम नियम को लाओ, सत्य, हिंसा, आचरण, सफाई, अपनी किसी की निंदा नहीं करना। अभी बताया सबसे बड़ा रोग है, मज़ा भी आता है निंदा, बैकबाइटिंग सुनना और करना। तो पहले अपना सफाई अंदर की, मन की सफाई, ये योग हो गया तो फिर 2-4 दिन की योगा तो कोई भी सीख लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे यम नियम की थी, ऑलमोस्ट वही चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने बोला अष्ट यंग है, अंग है उसके, अष्टांग को अष्टांग बोला। जो अष्टांग योग था वही चीज़ें थी, लेकिन थोड़ा सा हटके था। उन्होंने उसको 3 में कन्वर्ट किया, शील, समाधि और प्रज्ञा। ठीक है, तो शील में क्या है, आपने सम्यक वाणी अच्छी बोलनी है,
शरीर से कर्म अच्छा करना है, और आजीविका यानी कि जो आप काम कर रहे हो, जो आपका बिजनेस है, ठीक है, वो आपने क्या कहते हैं सही करना है। मान लो आप कमाते हो और उस कमाते में बेईमानी करते हो, तो क्या उसका इफेक्ट आप सोचते हो नहीं पड़ेगा? करप्शन करते हो, क्या आपका सोचते हो इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? आजकल बच्चे क्यों बिगड़ने, कभी हमने सोचा है कि हम किस तरह का धन घर में लेके जा रहे हैं? फिर कितना कमाते हो? कितने लोग हैं जो हम दान करते हैं, चाहे 1% करो, दान करो। दान का मतलब मैं कभी नहीं बोलती मंदिर गुरुद्वारे में दो, वो पत्थर लगेंगे, पंखे लगेंगे, वो दान नहीं है। भिखारियों को दान देना वो दान भी नहीं है, उससे आप उनको बैगर और बना रहे हो। एक तरह से आप एक दूसरा पाप कर रहे हो कि उनको आदत डाल रहे हो कि वो हाथ फैलाएं, उनको कर्म कर रहे हो। दान आजकल वो बहुत ज़रूरी है जो सही अर्थों में जिसको चाहिए, चाहे वो मिडिल क्लास का हो। आपको नहीं पता हो, कईयों के घरों में होगा आटा भी नहीं होता, पर वो बोल नहीं सकते, कपड़े इतने बढ़िया पहने होंगे, क्या आपको क्या पता उनके घर में क्या है? या कोई बच्चा है पढ़ सकता है, उसके नंबर अच्छे हैं लेकिन नहीं है पैसा, आप उसकी हेल्प करो ना, ये दान है ना। इस तरह और भी कोई अच्छे दान जहाँ पे आप अपनी आजीविका का 1% निकालो कि मेरे को भगवान ने खा दिया तो मैं उसका वो दान करूँ, ठीक है। तो ये 3 थे शील, इनको मानना। फिर था समाधि, उसमें क्या है शारीरिक व्यायाम, अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करना, शरीर का व्यायाम करना, मन का। अगर हमने शरीर का मन किया ना तो मन का भी झाड़ू लगाना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद है स्मृति, मतलब होता है सजग रह के हर काम करना, अलर्ट होके हम हर काम करेंगे, ये गलत तो नहीं है, तो हम गलती नहीं करेंगे अगर हम अलर्ट रहेंगे, ठीक है। और समाधि एकाग्र चित्त, जैसे किसी राग द्वेष मोह, सबसे ज़्यादा मोह में पड़ जाते हैं, अटैचमेंट में, तो हम देखिए नहीं सिखाते डिटैच हो गए करो। तो जितना हम डिटैच होते जाएंगे अपने कर्तव्यों को पूरा करो। ये नहीं है कि हम डिटैच हो गए हम उसका नहीं करेंगे, कर्तव्य पूरा करना अलग बात है, मोह में पड़ना अलग है, तो वो चीज़ें अलग अलग होती हैं। फिर प्रज्ञा मतलब हर चीज़ का चिंतन मनन करना कि आप उसको देखो कैसा है, दृष्टि किस तरह से उसमें पैदा होता है, और चिंतन मनन और अनुभव, जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको, आज आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, आपने बहुत अच्छा काम किया, कल को आप उससे अच्छा कर सकते हो, दूसरे को बता सकते हो। अब मेरा अपने जैसे मैं ये सीख के आई तो मुझे लगा अच्छा, तो मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ना, कल को आपको सीख के आके शेयर करोगे तो इतने सारे जनों को पता चलेगा, वो भी आगे निकलेंगे, तो मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। तो ये उनके 8 नियम थे जिनको कि करना होता है। और एक ये मैंने आपको बता दिया, वही आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये जो 5 चीज़ें हैं इनका हमारे शरीर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इन चीज़ों का हमें रूप रस स्कंद गंध का ध्यान रखना, और विपासना में भी इन सब चीज़ों को, जब हम अभी मेडिटेशन करेंगे तो हमें इन सब चीज़ों को अपनी बॉडी के ऊपर महसूस करना है, हर अंग को। और तीसरी हमारी इंद्री कौन सी होती है? मन। ये जो मन है ना, इस पर कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो छठी इंद्री है, और हर छठी इंद्री हर 5 इंद्रियों से जुड़ के काम करती है, तो अपने मन पे कंट्रोल कर लिया तो ये सारी चीज़ें होनी जरूरी हैं। तो मेरा ख्याल से ये काफ़ी है। फिर लास्ट में था उनका जो उनका नवा दिन था, मैत्री भाव। मैत्री भाव क्या है? आपने सब कुछ सीख लिया। जब हम रेकी में करते हैं हम बोलते हैं ना कि कम से कम और कहीं रेकी मत करो, हाथ अपने अर्थ को हाथों में लो, अर्थ की रेकी करो, जाने अनजाने आप सबको रेकी दे दो, ठीक है। जब पत्थर चले थे हमने रेकी देनी शुरू कर दी, याद है आप लोगों को पत्थर पड़ने शुरू में कम हो गए थे, तो क्या कहते हैं हम अपने सारे जगहों में एक अच्छा इमरजेंसी में कई बार हम लोग रेकी करते हैं तो वो पेशेंट अक्सर ठीक हो जाता है। तो ये क्या पावरफुल एनर्जी नहीं है हमारे पास? तो यही मैत्री भावना है, अपने परिवार को लोग नहीं करता है, तो ये भी एक उसका पार्ट है। एंड लास्ट उन्होंने बोला था कि ये सब कुछ फ्री होता है। मैत्री भावना ये है कि आपके अंदर एक अच्छा शुभ भाव आया, उस शुभ भाव को आपने इसको देना है, इसको देना है, इसको देना है, ठीक है। तो हम रेकी में क्या सिखाते हैं आपको कि अर्थ को रेकी जरूर दो, सारे दिन में एक बार अर्थ को रेकी दो, जिसको भी ज़रूरत हो उसको पहुँचती चली जाए, है ना। फिर हम अपने परिवार को दे देते हैं, पड़ोसियों को दे सकते हैं, है ना, अपने बेटे को, जैसे आपको हुआ था प्रॉब्लम आप रेकी दे देते हो, तो वो एक तरह की मैत्री भावना है, ठीक है ना। अपनी मेड है उसको आप रफ नहीं बोलो, उसे प्यार से बोलो, तो क्या आपको करेगी? आपको दौड़ के काम करेगी। तो मैत्री भावना, हम सोचते हो हमारी गुलाम है, क्या वो इंसान नहीं है? क्या पता कल को हमें मजदूरी करनी पड़ सकती है, ठीक है। हम उन पर रोज मारते तेरे को वैसे ही है तो ये नहीं करती, इस सब चीज़ों से हटें, उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें, तो ये भी मैत्री भावना, ठीक है। लास्ट उन्होंने बोला था कि चूँकि ये सारा कुछ फ्री होता है तो क्यों हमने फ्री रखा, उन्होंने रीज़न दिया हमें सब लोग कहते हैं आज मैं तुम फ्री दिया तो तुम्हें जो दाल रोटी दे रहा हूँ तुम चुपचाप खा रहे हो,
लेकिन अगर मैंने पैसे लिए होते ना, ये कैसी दाल बनाई है, आज हमें रोटी नहीं दी, आज हमें वो नहीं, फ्री में आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो। लेकिन हमें कोई अहंकार ना आ जाए, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ आगे के लिए दान करना चाहिए, ठीक है। तो वो दान कर देते हैं। और लास्ट नॉट द लीस्ट उन्होंने बोला कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। मैं दे रहा हूँ, मुझे भी गुरु दक्षिणा चाहिए। मेरी गुरु दक्षिणा ये है कि तुम कोई ना कोई सेवा करो और सब प्रॉमिस करो। तो वहाँ जो सेविकाएं थी उन्होंने भी बोला कि जो एक शिविर का फायदा होता है, हमने सेवा की तो हमें 3 शिविर जितना फायदा महसूस हुआ। मैं सोच रही थी यार घंटी कौन बजाएगा, झाड़ू कौन लगाए, तो मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया। और गिल्ट फील हो रहा था कि यार मैंने कोई सेवा नहीं दी, मैं अब शायद दोबारा जाऊँ कि नहीं जाऊँ, तो क्या करना चाहिए। अचानक ठीक किया कि नहीं, अपने सारे ग्रुप को ये विपासना की सेवा दो कि मैं वहाँ से ये सीख के आई हूँ और तुम लोग भी सीखो। थैंक यू सो मच।